जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का। हम लोग का आज चौथा चैप्टर है, जिसमें हम लोग मौर्य काल के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो हम लोग का समय अवधि की बात करें तो 322 ईस्वी पूर्व से लेकर 185 ईस्वी पूर्व तक इसका जो समय अवधि है वह चला था। और यहाँ पर जो मौर्य वंश के संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे अशोक और बिंदुसार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो भी रिलेटेड इससे प्रश्न होगा उसको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हम लोग का पहला प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि चाणक्य का अन्य नाम था। तो देखिए, चाणक्य का एक और अन्य नाम क्या था, तो उनका अन्य नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था उनका अन्य नाम? विष्णुगुप्त था। ठीक, चलिए दूसरा नंबर जो प्रश्न हम लोग का है कि निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। देखिए यहाँ पर हम लोग से प्रश्न है कि किसकी तुलना है जो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है। तो यह जो तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र का जो तुलना है मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक, यहाँ पर आप लोग राइट आंसर बी कर लीजिएगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का तीसरे नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई यहाँ पर सुसीम की हत्या कर दी। देखें यहाँ पर हम लोग का प्रश्न है कि वह कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या कर दी। तो वह सुसीम की जो हत्या किया गया था यह अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर अशोक हो जाएंगे। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया। देखें यहाँ पर हम लोग से प्रश्न है कि वो सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन सी थी जिसने उसको प्रभावित किया। तो वह प्रभावित किया था करुवाकी द्वारा। यहाँ वो जो अशोक प्रभावित हुए थे वह करुवाकी द्वारा वह प्रभावित हुए थे। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के यहाँ पर एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया। यहाँ पर प्रश्न है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृति का प्रयोग किया है। तो यह जो प्रयोग किया गया है वह किया गया है अर्धमगधी का। किसका? अर्धमगधी का। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का छठे नंबर प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था। तो देखें यहाँ पर बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए जो भेजा गया था वह तक्षशिला भेजा गया था। ठीक है, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, तक्षशिला भेजा गया था। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का सातवें नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियदर्शी भी था। देखिए यहाँ पर देवान प्रियदर्शी किसको जानते हैं, तो देवान प्रियदर्शी के नाम से अशोक को हम लोग जानते हैं। ठीक, आठवां जो हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। यहाँ पर हम लोग से पूछा गया कि प्राचीनतम राजवंश कौन था, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या फिर कौनो वंश। तो यहाँ पर जो प्राचीनतम में हो जाएगा आपका वह मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट है हम लोग का कि कौटिल्य चाणक्य का किसकी, यहाँ पर कौटिल्य जो चाणक्य था किसका प्रधानमंत्री था। तो यह जो कौटिल्य यानी कि चाणक्य थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला जो पॉइंट है कि कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया। देखिए यहाँ पर जो कलिंग विजय के उपरांत जो अशोक ने निम्नलिखित में से किस धर्म को अंगीकार कर लिया यानी कि स्वीकार कर लिया। तो यह किया गया था बौद्ध धर्म को। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि चंद्रगुप्त ने शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की। यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की। तो यह मदद जो किया गया था चाणक्य के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला पॉइंट है कि सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है। तो ये देखिए जो सांची है आपको बौद्ध मूर्ति कला का जो है निरूपण करता है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 13वें नंबर प्रश्न है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था। देखिए यहाँ पर हम लोग से पूछा गया कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन था जिन्होंने अपने अंतिम दिनों यानी कि मरते वक्त में अपना जो जैन धर्म अपनाया था। तो वह अपनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक, अगला पॉइंट है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना यहाँ पर किसके द्वारा किया गया था, वह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक, यहाँ पर हम लोग अभी देखें कि जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगला जो पॉइंट हम लोग का 15वें नंबर प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित
मुद्रा का नाम क्या था? देखिए यहाँ पर हम लोग का है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम हम लोग से पूछा गया कि क्या था। तो यहाँ पर पन, तोल, यहाँ पर कांकड़ी और फिर दिनार। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा पन। ठीक, मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था वह था पन। चलिए हम इसको थोड़ा सा हम लोग इसको नाइट मोड में कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो देखने में आपको अच्छा होगा तो इसको नाइट मोड में कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अब हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कि 16वें नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का संस्थापक नहीं है? देखिए यहाँ पर हम लोग से पूछा गया कि मौर्य वंश का संस्थापक में से कौन सा जो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका हाँ इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा ये अजातशत्रु या मौर्य वंश का संस्थापक नहीं है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? देखिए अशोक का उत्तराधिकारी की हम लोग बात करते हैं तो वह था कुणाल था। कौन था? कुणाल था ये अशोक का उत्तराधिकारी। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि मुद्रा राक्षस का लेखन निम्न में से कौन यहाँ है? यहाँ पर देखिए मुद्रा राक्षस का लेखन निम्न में से कौन है? तो कौन हो जाएगा? आपका राइट आंसर विशाखदत्त हो जाएगा। ठीक, विशाखदत्त जो था यह मुद्रा राक्षस के लेखक था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। यहाँ पर हम लोग से पूछा गया कि जो विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस था इसकी विषय वस्तु क्या थी? तो इसकी जो विषय वस्तु की हम लोग बात करें तो वह थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में थी। वो जो आपका ये मुद्रा राक्षस नाटक है इसमें इसी के बारे में वर्णन किया गया है, मौर्य साम्राज्य के यहाँ पर राज दरबार के दुर्भिसंधियों के बारे में। ठीक, अगला जो प्रश्न हम लोग का 20 नंबर है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? देखिए यहाँ पर 3 है, पहला मालवा, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र। यहाँ पर पूछा गया कि यह जो किस शासक ने पहली बार जीता गया था? तो यह जीता जो गया था यह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जीता गया था। हम लोग आज पढ़ना है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, तो ज़्यादातर जो हम लोग का ऑप्शन आएगा तो उस पर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बारे में हम लोग इसमें सही करने को सोचेंगे। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि किसने, यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविधि आधार पर राजवंश की स्थापना की? यहाँ पर हम लोग से प्रश्न है 3। देखिए किसने सहिष्णुता, उदारता और जो करुणा के त्रिविधि आधार पर जो राजवंश की स्थापना किया गया वह किसके द्वारा किया गया था? अशोक, अकबर, रंजीत सिंह या फिर शिवाजी। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा अशोक। हम लोगों ने अभी बताया कि जो आपका हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो हम लोग ज़्यादातर जो ऑप्शन सही करेंगे तो अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग सही करेंगे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग क्या कि निम्नलिखित में से किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? यहाँ पर जो अशोक के शिलालेख है वह किस शहर में नहीं है? तो यह जो पाटलिपुत्र में जो शिलालेख हुआ नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट है कि अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था। जो अर्थशास्त्र का लेखक था वह किसके समकालीन था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। ठीक, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो कौटिल्य और चाणक्य। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो कौन सा आ जाएगा? आपका हो जाएगा मौर्य वंश ने। ठीक, अगला पॉइंट है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है। मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह कौन सा था? आपका वह था तक्षशिला। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? देखिए मेगास्थनीज के जो पुस्तक का नाम था वह क्या था? मेगास्थनीज द्वारा कौन सा लिखा गया था? बिल्कुल इंडिका लिखा गया था। ठीक, आपका राइट आंसर मेगास्थनीज इंडिका। अगला पॉइंट है कि जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है। ठीक, वह कौन सा है? तो बिल्कुल वह कौन सा हो जाएगा? वह हो जाएगा आपका विशाखदत्त। विशाखदत्त में आपका जो चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 28 नंबर प्रश्न है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है?
वह कौन सा है? तो देखिए जो पाटलिपुत्र के जो प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह किस में उपलब्ध है, कहाँ से स्रोत मिलते हैं? तो वह जो स्रोत है इंडिका में, ठीक, वह जो इंडिका में वर्णित है पाटलिपुत्र के प्रशासन व्यवस्था। अगला पॉइंट है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है, तो उसमें जो प्रयुक्त यानी कि उपयोग की गई जो भाषा है वो प्राकृतिक भाषा है, ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्ति की? देखिए यहाँ पर दक्कन की जो विजय प्राप्ति है वो कौन से राजा के द्वारा किया गया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। अगला है कि मेगास्त्रिज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया? तो देखिए मेगास्त्रिज के द्वारा जो भारतीय श्रेणियों को विभाजित किया गया था वह कितनी श्रेणी में? वह किया गया था 7 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में? 7 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। अगला जो प्रश्न हम लोग का 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो देखिए जो अर्थशास्त्र में ये में जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो पहलू पर प्रकाश डाला गया है वह डाला गया यहाँ पर राजनीतिक नीतियों के बारे में, ठीक, राजनीतिक नीतियों के बारे में उसमें वर्णन मिलता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? देखिए अशोक के साम्राज्य में कौन सा जो क्षेत्र था सम्मिलित नहीं था, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका जो श्रीलंका था सम्मिलित इसमें नहीं था। यहाँ पर आपका लोग राइट आंसर सी कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट हम लोग का 34 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो देखिए जो पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपनी राजधानी वो बनाया गया था वह किसके द्वारा? बिल्कुल वह बनाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। तो देखिए पाटलिपुत्र में जो स्थित चंद्रगुप्त का महल बना था वह कहाँ? ईंटों से, पत्थर से, लकड़ी से या फिर मिट्टी से? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वह लकड़ी का बना था, ठीक। अगला पॉइंट है कि बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो देखिए जो जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग है किसने आश्रय गृह के रूप में किया है? तो वह किसके द्वारा किया गया है? बिल्कुल वह किया गया है आपका बिल्कुल वह जो किया गया है वह किया गया है आजीवकों ने, ठीक। यहाँ पर जो आजीवकों ने है यह आश्रय गृह के रूप में उसका प्रयोग किया है, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है हम लोग से कि यह किस अभिलेख के द्वारा साबित होता है? तो यह जो साबित होता है यह रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख के द्वारा यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ठीक। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 38 नंबर प्रश्न है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वह कौन सा अभिलेख, यहाँ पर कौन सा स्तंभ है? तो बिल्कुल वह जो स्तंभ है वह है आपका भाब्रुत स्तंभ। कौन सा है? वो भाब्रुत स्तंभ है जिसमें आपको अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक। अगला जो प्रश्न हम लोग का 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का हम लोग का इसमें चयन करना है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए चयन करते हैं। देखिए जो चंद्रगुप्त थे वह सैंडोकोटस, यहाँ पर चंद्रगुप्त से हम लोग मिलान करेंगे सैंडोकोटस का, और बिंदुसार से जो हम लोग मिलान करेंगे वह अमित्र घात से, और यहाँ पर जो अशोक के हम लोग बात करें तो अशोक का ये था प्रियदर्शी से। यहाँ पर जो अशोक का जो नाम था वह प्रियदर्शी के नाम से हम लोग जानते हैं, और यह जो चाणक्य था तो चाणक्य को हम लोग विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते थे, ठीक। तो यही हम लोग का मिलान था। और हम लोग यहाँ पर कूट भाषा की बात करें तो यहाँ पर हम लोग का कूट भाषा सी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर आपका राइट आंसर सी कर लीजिएगा कूट भाषा में, ठीक। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया। देखिए जो प्रथम भारतीय साम्राज्य है यह स्थापित जो किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला जो पॉइंट है कि उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। उत्तरांचल में अशोक का एक जो शिलालेख स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो देवप्रयाग, कालसी में, केदारनाथ में या फिर ऋषिकेश में। तो यह जो आपको स्थित है
ये कहाँ पर, यह कालसी में स्थित है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर बी कर लीजिएगा। अगला जो पॉइंट है हम लोग का है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया। देखिए जो सांची का स्तूप है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसने बनवाया, तो यह जो बनवाया गया था यह अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक, अगला पॉइंट है कि अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। यहाँ पर हम लोग से पूछा है कि जो अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको भी कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कौन अंग्रेज जो पढ़ा था, तो यह जो पढ़ा गया था वह जेम्स प्रिंसेस के द्वारा पढ़ा गया था। ठीक, किसके द्वारा, जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है। तो यह किस शिलालेख में है आपको बताना है। यह जो है शिलालेख 13 में। ठीक, आपको याद रखना है, यह जो है आपको शिलालेख 13 में वर्णित है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 45 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध यूनानी राजदूत ने मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे। तो देखिए मेगास्थनीज जो थे वह किसके दरबार में आए थे, तो वह आए हुए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। अगला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया। देखिए यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सेल्यूकस निकेटर है उसको कब पराजित किए, तो यह पराजित किए थे 305 ईस्वी पूर्व में। कब किए थे, 305 ईस्वी पूर्व में। अगला जो पॉइंट हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था। तो जनता के संपर्क में जो रहते थे वह अशोक थे। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है कि अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। तो कलिंग को जीतने के बाद अशोक के द्वारा क्या किया गया, वह किया गया था भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया गया। ठीक, यहाँ पर जो कलिंग युद्ध के बाद जो अशोक थे वह जो अपना मारकाट देखकर वो जो आपका है वह युद्ध का नीति है उसको सदा के लिए त्याग कर दिया और वह बौद्ध धर्म अपना लिए। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में है। तो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख और भाषा लिपि में है वो किस में है, वह है आपके प्राकृतिक व ब्राह्मी लिपि में। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 50 यानी कि हम लोग अर्धशतक यहाँ पर पूरा करने वाले हैं। और प्रश्न है कि किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल यानी कि निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर देखिए जो निम्न शब्द कुल का जो प्रयोग किया गया है वह मुद्रा राक्षस में किया गया है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा सही है उन्होंने विकास किया था। यहाँ पर हम लोग का कौन सा सही है। यहाँ पर 4 जो दिया गया, पहला है कि संस्कृत कला और साहित्य का विकास किए थे, सोने के सिक्के का विकास किए थे सिक्के का, और यहाँ पर है प्रांतीय विभाजन का विकास, और यहाँ पर हिंदू कुश तथा साम्राज्य का विकास किए थे। तो इसमें कौन सा जो है आपका सही है। तो इसमें देखिए जो सही है 1, 3, 4 सही है। इसमें जो 2 है आपको 2 जो सोने का सिक्का यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इसको आप मिटा सकते हैं, और यहाँ पर जो आपका 3 है वो सही है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट हम लोग का 52 नंबर प्रश्न की कथन एक, यहाँ पर देखिए एक में कथन और एक यहाँ पर कारण दिया गया है। तो अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। दूसरा जो कारण है कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय और समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। तो इसमें कौन सा जो कथन है वो सत्य है। तो देखिए इसमें जो कथन 4 ऑप्शन दिया गया इसमें हम लोग से पूछा गया कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो सत्य जो है ए और आर दोनों सही है। ये बिल्कुल बात सही है कि ये जो दोनों है वो सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। जो आर है ए का ही सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 53 नंबर प्रश्न है कि अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्स संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, उनमें से कौन शामिल है। पहला और 10वां, पहला और 11वां, दूसरा और 13वां, और दूसरा और 14वां। तो इसमें कौन शामिल है इसमें आपको बताना है। तो इसमें जो शामिल है वह दूसरा और 13वां शामिल है, जो अशोक के शिलालेख के बारे में हमें बताते हैं। ठीक, चलिए
अगला पॉइंट हम लोग का 54 नंबर प्रश्न है कि अशोक यहाँ पर कथन ये है कि अशोक के राज्य और देश के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। दूसरा है कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचारों का प्रसार किया। तो इसमें कौन सा है जो सही है? तो इसमें भी जो आपका सही होगा, हाँ बिल्कुल, इसमें भी आपका जो सही है ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो आर है वह ए का सही व्याख्या करता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 55 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो ये जो अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक का जो व्याख्या मिलता है, यानी कि जो उल्लेख मिलता है, वो किस में मिलता है? वह उल्लेख मिलता है मास्की में। किस में? मास्की में। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि निम्नलिखित वाक्यों, यहाँ पर वक्ताओं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग से प्रश्न है कि निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रसार स्तंभों के बारे में गलत है? पहला है कि इन पर बढ़िया पालिश है, ये अखंड है, स्तंभ की सेप्ट सुंडाकार है, और ये जो है स्तंभ, ये स्थापत्य संरचना के भाग है। तो इसमें कौन सा है जो कथन गलत है? तो इसमें जो गलत है कि ये स्थापत्य संरचना के भाग है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो श्रीनगर की जो स्थापना है किस मौर्य शासक के द्वारा किया गया था? यह अशोक के द्वारा किया गया था। अगला जो पॉइंट हम लोग का 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से हम लोग को सुमिलित करना है। एक तरफ यहाँ पर प्रांत यानी कि राज्य, दूसरे तरफ राजधानी दिया गया है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जो मिलान करेंगे, पहला यहाँ पर हम लोग का उत्तरापथ है, तो उत्तरापथ की जो हम लोग राजधानी की बात करें तो वह था आपका तक्षशिला। यह उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी कहाँ थी? तो वह थी सुवर्णगिरी थी। और जो हम लोग का अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी वो यहाँ पर उज्जैनी थी। और जो ये प्राची जो कि पूर्वी प्रदेश है, इसकी राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो कूट भाषा में हम लोग बात करेंगे तो कूट भाषा में कौन हो जाएगा आपका? हाँ बिल्कुल, जो कूट भाषा में बात करें तो कूट भाषा में आपका इसमें आपका ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 59 नंबर प्रश्न है कि किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर किस ग्रंथ में जो शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? तो यह किया गया है आपको अर्थशास्त्र में। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोथ के प्रस्ताव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो देखिए यहाँ पर निग्रोथ से प्रभावित होकर अशोक ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो वह जो बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे वह लिए थे आपको उपगुप्त से। ठीक, यह उपगुप्त से ये बौद्ध धर्म की शिक्षा लिए थे। अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ, यहाँ पर पोलीब्रोथा कहा है? देखिए यहाँ पर हम लोग से प्रश्न है कि किसने पाटलिपुत्र यानी कि पटना को पोलीब्रोथा कहा है? तो यह पोली जो ब्रोथा कहा गया है मेगास्थनीज के द्वारा कहा गया है। ठीक, यहाँ पर आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न हम लोग का 62 नंबर प्रश्न है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो एग्रोनोमाई कहा जाता था वह कहा जाता है सड़क निर्माण अधिकारी को। ठीक, यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो मौर्य काल में सड़क निर्माण अधिकारी थे उसको क्या कहा जाता था? तो आपको याद रखना है एग्रोनोमाई। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था? देखिए यहाँ पर मौर्य काल में जो गुप्तचर जो सूचना गुप्त में लाते थे उसको क्या कहा जाता था? तो बिल्कुल उसको जो कहा जाता था वह गूढ़ पुरुष कहा जाता था। उसको गूढ़ पुरुष कहा जाता था जो गुप्त यानी कि सूचना लाते थे। अगला प्रश्न है कि किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तो यह जो कोशिश किया गया था वह किया गया था तीस्त के द्वारा। ठीक, यहाँ पर तीस्त था और सम्राट अशोक के जैसा बनना चाहता था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का है कि किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? यहाँ पर देखिए किस जैन ग्रंथ में
चंद्रगुप्त के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो ये उल्लेख मिलता है आपको परिशिष्ट, यहाँ पर परिशिष्ट पर्वन में। ठीक, यहाँ पर आपका जो परिशिष्ट पर्वन है इसमें आपको जो चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म ग्रहण करने का उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि किस महीने से मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? देखिए यहाँ पर हम लोग से प्रश्न है कि किस महीने से जो मौर्य वंश का राजकोषीय वर्ष स्टार्ट होता था? तो वह जो राजकोषीय वर्ष स्टार्ट होता था वह आषाढ़ यानी कि जुलाई से स्टार्ट होता था। जो अभी जुलाई चल रहा है तो इसी समय से इसका जो राजकोषीय वर्ष होता है, जैसे फरवरी में बजट पेश होता है तो उसी तरह से इसका भी राजकोषीय वर्ष जुलाई में शुरू होता था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का कि निम्नलिखित में से किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? पहला है चोल, दूसरा पल्लव, तीसरा पांड्य, तीसरा चौथे में हम लोग का सत्यपुत्र और केरल पुत्र, इसके बाद विष्णुकुंड। तो इसमें जो आपका उल्लेख मिलता है वह कौन कौन से? वह हमें उल्लेख मिलता है 1, 3, 4 और यहाँ पर 5, यानी कि चोल, पांड्य और फिर सत्यपुत्र और इसके बाद हम लोग का जो पांचवा है केरल पुत्र का उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत, यहाँ पर अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या हो सकता है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत की हम लोग बात करें तो वह हो सकता है शिलालेख हो सकता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का 69 नंबर है कि अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई? यहाँ पर दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई कौन सी लिपि? तो यहाँ पर जो लिपि की हम लोग बात करें तो वह ब्राह्मी लिपि जो है प्रवर्तित हुई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हम लोग का 70 नंबर प्रश्न है कि अशोक का शिलालेख भारतीय उपमहाद्वीप के, यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है? निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? यहाँ जो अशोक का अभिलेख था, अभिलेख है, वह अलग महाद्वीप में भी पाया गया है। कौन से महाद्वीप में? अलग जो महाद्वीप में पाया गया है तो यहाँ पर उप महाद्वीप में पाया गया। ठीक, यहाँ पर उप महाद्वीप में कौन से में अलग पाया गया है? तो वह पाया गया है यहाँ पर अफगानिस्तान में। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 71 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न की अत्यंत पॉलिश किए गए 81वें अशोक स्तंभ जिस पर यहाँ पर जिस पांडु रंजित बलुकास्यम के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए उसे साधारणतः कहा कि खानदानी से, यहाँ पर उसे कहा गया, देखते हैं क्या है, उसे कहा उस यहाँ पर साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया था? ये जो स्तंभ था उसको बनाया गया था तो वो पूछा जा रहा है कि वह कहाँ के खदान से वो जो लौह है वह निकाला गया था? तो बिल्कुल वह जो निकाला गया था मिर्ज़ापुर के समीप चुनार के खंड या जो खदान से उसको निकाला गया था। ठीक, चलिए अगला पॉइंट 72 नंबर है कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे। भारतीय जो थे लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है? तो यह किसकी उक्ति है? यहाँ पर एक जो शब्द है वह कहा गया था कि भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसके द्वारा कहा गया था? ठीक, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका मेगास्थनीज का, जो कहा था कि भारतीय लिखना नहीं जानते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि किस मौर्य सम्राट ने एक विदेश राजा सीरिया के यहाँ पर एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो वह जो भारत भेजने का आग्रह किया था वह बिंदुसार से। ठीक, यहाँ पर बिंदुसार से आग्रह किया था। चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का है कि अशोक द्वारा कालिंग पर चढ़ाई यहाँ पर अशोक के द्वारा कालिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो सबसे जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो आपका 13वां बृहत शिलालेख जो है अशोक के द्वारा कालिंग पर चढ़ाई करने का जो है महत्वपूर्ण जानकारी उससे मिलती है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 75 नंबर है कि बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो देखिए यहाँ पर बिंदुसार की मृत्यु के समय जो अशोक गवर्नर थे वह थे उज्जैन के गवर्नर थे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो यह जो घोषणा किया गया था यह किस शिलालेख में किया गया था? तो यह किया गया था पृथक कालिंग शिलालेख में। यहाँ पर पृथक शिलालेख एक जो पृथक कालिंग जो एक शिलालेख था जिसमें यह घोषणा किया गया था कि सारी प्रजा मेरी संतान है, यह अशोक के द्वारा घोषणा किया गया था।
अगला जो प्रश्न हम लोग का 77 नंबर प्रश्न है कि कौन सी घोषणा युद्ध हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख की स्पष्ट करता है। तो यह जो आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है वो कौन सा है, वह आपको स्पष्ट करता है कालिंग का पृथक शिलालेख जो है, यह जो है ये आंतरिक दुखों को स्पष्ट करता है। ठीक, अगला जो पॉइंट हम लोग का 78 नंबर प्रश्न है कि किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है, किसी भी समय, यहाँ पर किसी भी समय मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंतःशिला में रहूं, मैं जहाँ भी रहूं, मेरे महामाय यहाँ पर महामात्य मुझे स्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। ये किस शिलालेख में वर्णित किया गया था। तो यहाँ पर जो वर्णित किया गया था वह किया गया था 6वें शिलालेख में। यानी कि कहने का मतलब है कि जो एक अशोक के द्वारा घोषणा किया गया था कि मैं कोई भी काम करता रहूं, लेकिन उस समय मुझे मेरे महामाया मुझे स्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, यानी कि उसके जो जनता है उससे मिल सकते हैं, जो कोई भी काम करता होगा लेकिन उससे जो उसकी जनता है दरबार की उससे मिल सकता था। तो वही जो है 6वें शिलालेख में वह घोषणा किए थे। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है। तो यहाँ पर अवरोही क्रम में जो नाम बताता है वह बताता है पहला प्रादेशिक, राजुक और यहाँ पर युक्तक। ठीक, यहाँ पर जो पहला है राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि बिष्ट है। तो बिष्ट है क्या है, एक बिष्ट जो है आपका वह बेगारी है। ठीक, बिष्ट का जो अर्थ होता है बिष्ट का वह विगारी होता है। अगला जो प्रश्न है हम लोग का है कि मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। देखिए मौर्य काल में जो सीता है इससे क्या तात्पर्य था, तो इससे तात्पर्य था राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक, राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसको सीता कहा जाता था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का 82 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है। तो मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना की बात करें तो वह हो जाएगा स्तंभ। ठीक, अगला पॉइंट है कि कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य कला में अकाल सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का यहाँ पर विवरण मिलता है। तो यह जो विवरण मिलता है बिल्कुल वह मिलता है महास्थान जो कि बांग्लादेश के सोहगौरा उत्तर प्रदेश। ठीक, यहाँ पर 2 स्थानों से मिलता है जो आपका सूखा जैसे दैवी प्रकोप देखने को। तो यहाँ पर पहला बांग्लादेश और दूसरे में उत्तर प्रदेश से। ठीक, अगला जो प्रश्न है कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किससे भेजा था। देखिए जो अशोक थे श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसको भेजे थे, तो वह भेजे थे महेंद्र और संघमित्रा को। दो व्यक्तियों को भेजे थे, महेंद्र और संघमित्रा को, जो श्रीलंका में भेजे थे। अगला पॉइंट हम लोग का है कि अशोक के मनसेहरा जो कि पाकिस्तान एवं शाहवाजगढ़ी पाकिस्तान से यहाँ पर पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेख किस लिपि का प्रयोग किया गया है। देखिए यहाँ पर पाकिस्तान में जो 2 जगह पर शिलालेख मिला है वह किस लिपि में लिखा गया है, पूछा गया यही प्रश्न। तो यह लिखा गया है खोरठी लिपि में। कौन सी लिपि में, खोरठी लिपि में। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का कि कहाँ से अशोक के द्विभाषाई यानी कि ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो 2 भाषाओं में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं आपको बताना है कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं कंधार से। ठीक, सार एक कुना जिसको कंधार भी कहते हैं, तो कंधार से जो द्विभाषाई अभिलेख है वहाँ से प्राप्त हुई है। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 87 नंबर प्रश्न है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित किया गया है। तो देखिए कितने अधिकरण, अर्थशास्त्र को कितने अधिकरण में विभक्त किया गया है, तो यह विभक्त किया गया है 15 अधिकरण में। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट हम लोग का 88 नंबर प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में उल्लिखित सप्तांग में शामिल थे। कौन शामिल थे, तो उसमें जो सप्तांग में शामिल थे राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष जो थे शामिल थे। ठीक, अगला है कि अशोक का समकालीन तुरमय कहाँ का राजा था। देखिए अशोक के समकालीन जो एक तुरमय था वह पूछा जा रहा है कि कहाँ का राजा था। तो जो तुरमय था वह मिस्र का राजा था। ठीक, चलिए अगला जो पॉइंट यहाँ पर हम लोग का है प्रश्न है कि
किसके शासनकाल में डायमेकस जो कि डीमेकस भारत आया था। तो जो डायमेकस था वो भारत आए थे बिंदुसार के समय। ठीक। और अगला जो हम लोग का अंतिम प्रश्न है 91 है, इसमें हम लोग 91 प्रश्न को सम्मिलित किए थे। तो यहाँ पर हम लोग का जो अंतिम प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामो उल्लेख हुआ है। तो जो नामो उल्लेख हुआ है किसमें हुआ है, तो बिल्कुल वह हुआ है आपका गुर्जरा अभिलेख में। ठीक। जो गुर्जरा अभिलेख था उसमें आपको जो अशोक का नामो उल्लेख हुआ है, तो इसमें आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह जो मौर्य काल था उसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। और जो अगला वीडियो आपका आएगा वह मौर्य उत्तर और जो गुप्त काल था उससे संबंधित अगला जो वीडियो आएगा। ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।